जिस केस अभी तक कंप्लीट कर चुके हैं, श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का ये वाला केस जो है बेहद 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 इंपॉर्टेंट जजमेंट दैट ट्रांसफॉर्म इंडिया की हम सीरीज देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अभी तक हमने काफी सारे लेसन देखे हैं। लास्ट लेसन में हमने डिस्कस किया था नालसा जजमेंट, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने डेफिनेटली थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया था ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को, राइट। बड़ी बड़ी मेहनत करी, उसको जरूर जाकर के आप देख रहे हैं ना। तो इस वाले लेसन में हम डिस्कस करेंगे कि जो बेसिकली जो सेक्शन 66A था, मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट था 2000 का, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया कि नहीं किया गया, या फिर जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था, अगर आपको नॉलेज है उसकी। सेक्शन 66A, देखो श्रेया सिंगल ने केस डिसाइड किया था। बेसिकली ये कहा था कि जो फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्री स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जो कि अंडर आर्टिकल 19(1)A देता है, आगे सब मेंशन है, बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। नोट्स आपको टेलीग्राम से मिल जाएंगे। तो श्रेया सिंगल ने कहा कि ये जो फंडामेंटल राइट है हमारा, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये मुझे गारंटी है और ये हमको जो है मिल नहीं पा रहा है जी। तो सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली रोमेश थापड़ केस, जो कि 1950 में हुआ था, मैंने समझा दिया ये भी। रोमेश थापड़ केस इसका जो है लिंक अभी मैं आपको दे दूंगा, एंड आई बटन में भी इसका आपको जो है लिंक आ जाएगा, देख लेना एक बार, प्ले लिस्ट पे भी जाकर के देख सकते हो। तो रोमेश थापर केस में क्या कहा था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ना, वो फाउंडेशन है जितने भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन है पूरे वर्ल्ड में, जहां पर भी जितने हम बात करते हैं, ठीक है। तो रोमेश थापर केस में क्या कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज द फाउंडेशन ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशन, आप इस तरीके से वायलेट नहीं कर सकते उसको। और लेकिन ये जो 66A था आईटी एक्ट का 2000, ये बेसिकली क्या करता था, जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगाता था, है ना। एंड ये जो रेस्ट्रिक्शन थे वो विद इन और विदाउट लिमिट्स थे, बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनली परमिशन जो लेजिस्लेटिव एक्शंस होते हैं उसके भी विद इन और विदाउट। तो कोर्ट ने सेक्शन 66A को क्या किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। तो बस इसी का ये केस है। एंड अब जो है आपको इसको डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि हम आज तक करते हुए आ रहे, वेरी स्ट्रक्चर्ड वे में समझते हैं इसको हम। श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का ये केस है, जबरदस्त केस है, समझो समझो इसको। सबसे पहले इंट्रोडक्शन जो मैं आपको दे चुका हूँ, बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस वाले केस के अंदर, जो आईटी एक्ट का सेक्शन 66A है, इसको बेसिकली क्या करेंगे, उसकी एग्जामिन करेंगे, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को, और अगर वो वायलेशन करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, देन सुप्रीम कोर्ट उसको क्या कर देंगे, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देगी, ठीक है। तो श्रेया सिंगल बेसिकली क्या है, इसमें पिटिशनर है एंड यूनियन ऑफ इंडिया इज द रिस्पोंडेंट, ठीक। तो श्रेया सिंगल ने 19(1)A का वायलेशन का इसके अंदर बात की गई, ठीक। ठीक है। बात करते हैं बैकग्राउंड की, तो बैकग्राउंड समझना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। केस कैसे रहा है, दिक्कत क्या थी, है ना, डेफिनेटली दिक्कत क्या थी। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि बहुत सारे पुलिस अरेस्ट कर रही थी उस टाइम पे लोगों को, कि जो लोग बेसिकली ब्रॉडकास्ट करते हैं या इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करते हैं थ्रू एनी मीन्स और कम्युनिकेशन, जिससे जो कि ग्रोसली ऑफेंसिव है, मेनेंसिंग है, एंड हम क्या बोलते हैं उसको, जो कि डिस्टरबेंस है, डिस्टर्बिंग करता है, अनोयंस क्रिएट करता है, इनकन्वीनियंस और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये तीन बातें यहाँ पर की गई। और आर्टिकल 60 जो सेक्शन 66A है आईटी एक्ट का 2000, इसके अंदर भी ये कहा गया है कि बाय एनी मींस ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज और कम्युनिकेशन डिवाइस, जिसके अंदर अगर कोई इंफॉर्मेशन कोई जानबूझ के पब्लिश करने की कोशिश करता है जो कि ग्रोसली ऑफेंसिव होती है। दूसरी बात करते हैं कि वो पता है उसको कि वो फॉल्स है, लेकिन फिर भी अनोयंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, क्रिमिनल, इंटिमिडेशन, इनइम्यूनिटी, हेट्रेड फैलाने के लिए या इलविल करने के लिए कि समाज को ये पब्लिश करते हैं इस तरीके की इंफॉर्मेशन, तो ये बेसिकली क्या है, खराब है, ठीक है। तो इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मेल, अगर इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज को पहुंचाता है इनकन्वीनियंस, अनोयंस के लिए, तो जो सेक्शन 66A के अंदर पुलिस को पावर है कि वो अरेस्ट कर सकता है ऐसे इंसान को, ठीक है। और वो पनिशेबल है 3 साल या 3 साल से ज्यादा या फिर फाइन के साथ जो इनको जो है किया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा काफी सारे लॉज भी इसके अंदर मेंशन है। हालांकि आपको एक बात समझना चाहिए, लीगल लैंग्वेज है, लीगल लैंग्वेज और लॉ की जब बात करते हैं तो इसमें बहुत से लूप होल्स होते हैं, और उसका एक लूप होल डेफिनेशन भी होता है कि ये जो हम बात करते हैं अनोयंस, है ना, ग्रोसली ऑफेंसिव, इनकन्वीनियंस, ये बहुत सब्जेक्टिव है, वेरी वेरी सब्जेक्टिव। तो इनका इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन जो होता है ना, तो वो लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के ऊपर होता है, वो किस तरीके से इसको ट्रीट करते हैं और डिफाइन करते हैं। ये डिस्टरबेंस सबसे पहले कहां से क्रिएट हुआ, किस तरीके, क्या दिक्कतें आई, सबसे पहले देखो 2012 में ना 2 लड़कियों को अरेस्ट कर लिया गया। कहां से, मुंबई पुलिस ने। बेसिकली इनका नाम था शाहीन धाड़ा एंड रीनू श्रीनिवासन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, बस इतना याद रखो। इन 2 लड़कियों को अरेस्ट कर लिया था क्योंकि इन्होंने फेसबुक पर कमेंट कर दिए थे कि बेसिकली दे एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन डिस्प्लेजर ऑफ अ बंद, वहां पर बंद हो गए थे मुंबई में,
कि जो शिवसेना के जो चीफ थे बाल ठाकरे, उनकी डेथ के बाद कुछ वहां पर क्या किस तरीके से बांध हो गए, चक्का जाम हो गया, ट्रैफिक जाम हो गया, बहुत सी चीजें थी जिन पर उन्होंने क्या किया, अपने एक्सप्रेस व्यू के लिए डिस्प्लेजर उस पर प्रेजेंट किया, तो उनको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। बाद में बहुत पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ कि पुलिस जो है सेक्शन 66A का फायदा उठा करके मिसयूज कर रही है इन पावर्स को, ऐसा कहा गया। चलो एक बात और समझने की है कि जो सेक्शन 66A है वो पहले नहीं था, जब 2000 में ये आईटी एक्ट आया जब नहीं था, ये 2009 में अमेंडमेंट किया गया था, तब 66A जो है इसके अंदर इंक्लूड किया गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी टेक्निकल चीजें आएंगी। श्रेया सिंघल जी पिक्चर में आती हैं, उन्होंने एक रिट पिटिशन फाइल की। उन्होंने कहा अंदर आर्टिकल 32 बेसिकली जिसके अंदर जाता है ना, तो इसमें क्या कहा, इन्होंने कहा कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक कीजिए। एक तो सबसे पहले आता है सेक्शन 66A, दूसरा 69A आईटी एक्ट का, उसके अलावा आईटी रूल्स जो 2009 में ये लेकर के आए थे और अमेंडमेंट भी लेकर के आए थे, उसके अलावा जो सेक्शन 79 है ना, तो इन सबकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक होनी चाहिए, ये बात कही गई थी रिट पिटिशन में, जो कि श्रेया सिंघल जी ने। ये 69A में 66A मैंने समझा दिया। 69A में क्या बात होती है कि ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर उसके जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनको ऑथोराइजेशन दिया जाता है कि अगर कोई भी यूनिटी या इंटीग्रिटी या सोवरेनिटी से या फिर डिफेंस ऑफ इंडिया अगर कॉम्प्रोमाइज होती है कभी भी किसी भी चीज को लेकर के, या पब्लिक ऑर्डर स्टेट्स में अ, होता है, और जो कि इंसाइटमेंट या किसी भी कॉग्नाइजेबल ऑफेंस को प्रिवेंट करने में, अगर आप बेसिक वो उसको रिजॉल्व करने में क्या होता है, बेसिकली ऑथोराइज होते हैं। तो इस रीजन के चलते गवर्नमेंट के और ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनको ब्लॉक करने की आदत, उनको एक्सेसिबिलिटी दी जाती है कि वो पब्लिक में किसी भी इंफॉर्मेशन को जो जनरेट ट्रांसमिट रिसीव्ड और स्टोर्ड हुई है उनको क्या कर सके, ब्लॉक कर सके, एक्सेस कर सके। तो ये 69A के अंदर ये पावर दी गई। देखिए अब यहाँ पर पिटिशन डाल दी गई है ना, तो आर्गुमेंट्स भी सुन लीजिए। सबसे पहले पिटिशनर्स के आर्गुमेंट आते हैं। वो कहते हैं कि जो बेसिस है ना, बेसिकली जो वेरी बेसिक ऑफ 66A लेकर के आने का था, वही अपने आप में करप्ट है। क्योंकि ये बोलते हैं कि जो कंप्यूटर्स का यूज है और इंटरनेट का यूज है वो नए फॉर्म्स ऑफ क्राइम्स को लेकर के आता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है भी तो सेक्शन 66B से लेकर के सेक्शन 67A जो कि आईपीसी की धारा है, वो आईपीसी इंडियन पेनल कोड, वो ही इजीली जो है डील कर सकते हैं। उसके लिए एक अलग कानून लेकर के आने की जरूरत नहीं है, ऐसे कहती हैं ये पिटिशनर्स अपने आर्गुमेंट में। ठीक है, सबसे पहला आर्गुमेंट आता है कि जो 66A जो है 19(2) हमारा जो फंडामेंटल राइट है इसको इन्फ्रिंज कर रही है। किस तरीके से कि ये जितने भी बातें ऊपर कही गई ना, अनोयंस, इनकन्वीनियंस, डेंजर, ऑब्स्ट्रक्शन, इंसल्ट, इंजरी, है ना, एनिमिनिटी, हेट्रेड, ये सब जो है वो आर्टिकल 19(2) के परव्यू से परे हैं भाई साहब, है ना। वो इसके हम कह सकते हैं कि इसके इसके परव्यू से आउटसाइड है ना। तो पहला आर्गुमेंट तो ये दिया, ठीक है, तो यहाँ पर इसका कोई मैच है ही नहीं, इसलिए तो और जो सेक्शन 66A है वो बेसिकली इन्फ्रिंज कर रहा है आर्टिकल 19 को, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरी बात है कि वेगनेस ऑफ द टर्म्स, जितने भी ये टर्म्स अभी मैंने आपको ऊपर बोले इन सब में इतनी वेगनेस है कि कोई इसको डिफाइन करने का एक पैरामीटर या क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया हुआ है। पर दिक्कत आ रही है, आर्बिट्ररी एंड विम्सिकल यूज करते हैं जो अथॉरिटीज हैं यूजिंग द 66A सेक्शन, क्योंकि किसी भी पर्सन को या फिर इनोसेंट पर्सन हुआ उसको अगर बुक कर लिया जाए तो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को किया भी गया है, तभी तो ये लेकर के आए इस तरीके से रिट पिटिशन। ये इन्होंने इसको यहाँ तक कि इसको क्या बोला है, सेंसरशिप भी बोल दिया कि एक तरीके से सेंसरशिप ही है ये, है ना, और ये बहुत जबरदस्त इफेक्ट डालता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है इन इटसेल्फ इज डिस्क्रिमिनेटरी, क्योंकि कोई पर्सन किस पर्सपेक्टिव या मान लीजिए इंटरनेट यूजर्स हैं, इतने सारे इंटरनेट यूजर्स हैं, सभी को थोड़ी ना अगर आप देखें तो क्लियर डिस्टिंक्शन भी नहीं किया जा सकता। एंड ये अपने आप में वायलेशन है आर्टिकल 14 का, इक्वालिटी के जब हम बात करते हैं तो किसी को पनिश कर देना बिकॉज एक पर्सन कोई पर्टिकुलर मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर रहा है ना। अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं और आपको पनिश कर दिया जाए उसके लिए, तो आपको कैसा फील होगा, सोचें आप खुद, है ना। तो ये बेसिकली डिस्क्रिमिनेटरी है। देखिए भैया अब इनके तो बात आ गई, लेकिन अब यूनियन ऑफ इंडिया की भी बात सुन लीजिए। यूनियन ऑफ इंडिया बात करती है, ये रिस्पोंडेंट है। इन्होंने कहा कि पहले सबसे पहली बात तो ऐसी है कि जो लेजिस्लेचर है ना वो सब समझती है चीजें, क्या नीड है लोगों को, और तभी अब ये कानून लेकर के आए। दूसरी बात क्या कही गई कि ये सिर्फ ये पॉसिबिलिटी कि इसका अब्यूज होगा, ये कोई ग्राउंड नहीं होता है प्रोविजन को इनवैलिड डिक्लेयर करने के लिए सर एंड मैम, ऐसा कहा गया इनके द्वारा, यूनियन ऑफ इंडिया के द्वारा, कि मेरे पॉसिबिलिटी कैन नॉट बी ग्राउंड टू इनवैलिड एनी सेक्शन ऑफ अ लॉ। ठीक है,
इन्होंने कहा कि जो ये जो लूज लैंग्वेज यूज की गई है इस वाले सेक्शन के अंदर, ये इसलिए की गई है ताकि जो नए मेथड्स आते हैं ना, नोवेल मेथड्स, लोगों के राइट्स को टफ करने के लिए, तो उसको इंटरनेट पर, तो उसको उस बेसिकली उससे डील करने के लिए, उसको डिफाइन करने के लिए अगर थोड़ी सी वेग नहीं रखेंगे डेफिनेशन, तो बहुत से एक्ट ऐसे होते हैं जो कि आउटसाइड दी परव्यू ऑफ द लॉ हो जाएंगे फिर वो, इसलिए तो इसने ये लैंग्वेज लूज रखी गई। नेक्स्ट बात ये कही वही, डेफिनेटली सिंपल सी बात, देखो इन्होंने कहा कि आर्बिट्रेरी कुछ भी नहीं है, आप मजाक मत करो। वेगनेस जो है वो कोई ग्राउंड नहीं होता स्टेट्यूट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने के लिए, है ना, जहां तक कि वो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंट और नॉन आर्बिट्रेरी है, ये कहते हैं कि इसलिए जो है आप जो है इस तरीके के आर्ग्यूमेंट्स को ना प्रेजेंट करें, ये इनका कहना था। नेक्स्ट बात कही गई यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से कि ये जो इंटरनेट है ना, बेसिकली एज अ मीडियम ऑफ स्पीच बहुत डिफरेंट है अदर मीडियम ऑफ हम बात करते हैं स्पीच से, ठीक है, ऑन सेवरल ग्राउंड्स। तो एक रिलैक्स्ड स्टैंडर्ड जरूरी होता है ताकि रीजनेबलनेस ऑफ रेस्ट्रिक्शंस इन पे अप्लाई की जा सके। तो रिस्पोंडेंट चिल्लाए भैया उधर से कि ऐसे 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 कैसे कर सकते हैं आप, है ना। उन्होंने कहा कि इंटरनेट में और अदर मीडिया के जो कम्युनिकेशन के सोर्स हैं उनपे बेसिकली इन्होंने डिस्टिंक्शन किया, है ना। प्रिंट मीडिया के बारे में कहा कि उसमें बेसिकली कोई बाउंड्रीज नहीं होती है, वो ग्लोबल मीडिया होता है, तो वहां पर पॉसिबल नहीं है ना। टीवी सीरियल्स और मूवीज होती है तो वहां पर प्री सेंसरशिप पॉसिबल नहीं हो सकती। प्रिंट मीडिया की जब तक हम बात करें तो वहां पर टेक्नोलॉजिकली एडवांस मेथड्स हैं टू क्रिएट सीरियस पोटेंशियल सोशल ऑर्डर, तो वहां पर अप्लाई हो सकती है। उसके अलावा इंटरनेट यहाँ तो टोटली पॉसिबल है भैया, ट्रिलियंस ऑफ पीपल्स यहाँ पर इंटरनेट यूज करते हैं, नहीं करते क्या, है ना। तो एडवांस मेथड्स आ सकते हैं कि मॉर्फिंग कर दें इमेजेस की, है ना। उसके अलावा वॉइस चेंजेस कर दे, तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है स्कोप है इस तरीके की चीजों का। तो ये और एनोनिमिटी भी काफी ज्यादा है, तो ना इस तरीके से उन्होंने मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस में डिफरेंशिएशन, ये सब बातें बताई और जजमेंट क्या आया फिर वो से को। अब देखिए भाई, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, सीधी सी बात है भाई और बहनों, कि डेमोक्रेसी की जब हम बात करते हैं तो लिबर्टी ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन जो है वो कार्डिनल वैल्यू है, एंड इनकी पैरामाउंट सिग्निफिकेंस है, इनकी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अंदर आप चले जाइए, है ना। और 1950s में जब थापड़ केस हमने पढ़ा था, रोमेश थापड़ केस, उसमें भी कहा गया था कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है ये फाउंडेशन है जितने भी डेमोक्रेटिक ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं। तो कोर्ट ने हेल्ड किया दैट तीन कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि फंडामेंटल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को समझने के लिए। पहला है डिस्कशन, सेकंड है एडवोकेसी, एंड थर्ड है इंसाइटमेंट। ये थ्री बेसिकली कॉन्सेप्ट्स हैं। अब इसके अंदर क्या है बेसिकली बोला गया, देखो इन्होंने कहा कि सबसे पहली बात तो इन्होंने कहा कि डिस्कशन की जब हम बात करते हैं और एडवोकेसी की जब हम बात करते हैं, तो ये हर्ट है बेसिकली किसी भी चीज को लेकर के हम बात करते हैं, हर्ट ऑफ आर्टिकल 19(1)(a), है ना, चाहे वो कितना भी अनपॉपुलर क्यों ना हो। लेकिन जब ये एडवोकेसी या डिस्कशन इंसाइटमेंट के लेवल पर पहुंच जाए, तब आप ये सब्जेक्ट टू आर्टिकल 19(2) होता है, ठीक है। तो यहां पर मैंने बना दिया, ठीक है। मैंने क्या कहा कि जब ये डिस्कशन एंड एडवोकेसी रीचेस दी इंसाइटमेंट, तब ये सब्जेक्ट टू हो जाते हैं किसके अंडर आर्टिकल 19(2), जो कि है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। वेरी वेरी सिंपल। सेकंड बात कही गई इसके अंदर कि बेसिकली सेक्शन 2(v) कुछ भी नहीं है, इसके अंदर इंफॉर्मेशन की डेफिनेशन दी गई है कि क्या क्या आता है, जैसे कि डाटा, मैसेज, टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वॉइस, कोड्स, कंप्यूटर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, डाटाबेस, माइक्रोफिल्म्स, कंप्यूटर जनरेटेड माइक्रोफिश, ये सब इसके अंदर आते हैं। लेकिन आपको ये सब रखने की याद बिल्कुल जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सिर्फ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को ही यहाँ पर वो क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहे हैं। एडवोकेसी, डिस्कशन, ये तो बता ही नहीं रखा। तो इन्होंने कहा कि पब्लिक राइट्स टू नो जो है, पब्लिक राइट्स टू नो इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय द सेक्शन 66 विच इज नॉट गुड, है ना। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है। अब जबरदस्त एक आइडिया मैं यहाँ पर आर्गुमेंट बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त है, वर्डिक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया है। उन्होंने कह दिया कि ये जो 66 है वायलेट नहीं कर रहा आर्टिकल 14, कितनी बड़ी बात है। आपका हक, आपकी क्वालिटी का राइट वायलेट नहीं कर रहा। अरे कैसे, वो ऐसे सरन मैम कि पहले बात तो इंटरनेट और अदर मीडिया ऑफ कम्युनिकेशन में जब डिस्टिंक्शन करके बताया था, उसके अंदर ये कहा कोर्ट ने कि ऑफेंसेस हो सकते हैं इंटरनेट पर फ्री स्पीच को लेकर के, लेकिन जो अदर मीडियम से वहां पर हम इसको अपोज नहीं करते, है ना। तो इंटरनेट से रिलेटेड हम जब बात करते हैं, तो अगर कोई ऑफेंसेस होता है फ्री स्पीच को लेकर के, जिसमें ये लॉज लगाते हैं ना कर्टेल करने के लिए स्पीच को,
तो ये जो कंटेंशन है ना सेक्शन 66A, ये वायलेटिव नहीं है आर्टिकल 14 के। तो ये वाली आइडिया, ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कितनी बड़ी बात। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो बेसिकली कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो 66A का एक्सप्रेशन है कि ये कंप्लीटली ओपन एंडेड और अनडिफाइंड है, ये तो कहा ही। इसके अलावा कहा कि डेफिनेशन ही नहीं है इसके अंदर, तो बहुत सी चीजों का, यहाँ तक कि क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ही एक्सप्रेशन का उसके अंदर डेफिनेशन नहीं है। और सेकंड बात इन्होंने की, जो सेक्शन 66A है ये अथोराइज करता है रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए फंडामेंटल राइट्स पे अंडर आर्टिकल 19(1)A, अंडर आर्टिकल 19(1)A। तो इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि कोई लिमिट्स ही नहीं है इसकी, तो कॉन्स्टिट्यूशनली परमिशन लेजिस्लेटिव एक्शन को लेकर के, है ना, विद इन और विदाउट द लिमिट्स पॉसिबल नहीं होता है ऐसा, है ना। ये कहा गया कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द ग्राउंड कि ये जो स्पीच है उस, और स्पीच दैट इज इनोसेंट इन नेचर, या फिर हम बात करते हैं कि ये लाइबल है कि इसका यूज चिलिंग इफेक्ट ऑन फ्री स्पीच पे पड़ेगा, या फिर उसका मिसयूज हो सकता है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल जो 69A था उसको भी अपहेल्ड किया एंड 79 को भी अपहेल्ड किया। वो इतना जानने लायक है नहीं बेसिकली, वो स्टफ बहुत डिफरेंट है, ठीक है। इंपॉर्टेंस देखो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज अ बेडरॉक ऑफ एनी डेमोक्रेटिक सेटअप, ये वाली बात की गई। फंडामेंटल राइट जो है वो सिटीजन का इनहेरेंट लाइफ राइट है, राइट। आर्बिट्ररी पावर्स जो गवर्नमेंट है उसको कर्व नहीं कर सकती, ये बात इसके अंदर कहेगी। इंपैक्ट की हम बात करें तो इवन विदाउट सेक्शन 66A, यहाँ पर ऐसे कई प्रोविजन है आईटी एक्ट में या फिर इंडियन पेनल कोड में, आईपीसी में, जो कि प्रोसिक्यूट कर सकती है बहुत तरह के ऑनलाइन अब्यूज या फिर हैरेसमेंट्स को, ठीक है। तो इसकी जरूरत नहीं थी। दूसरी बात देखो, बहुत सी चीजें हो गई, बहुत बड़ी बड़ी बात कर ली, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, हटा दिया 66A को, स्ट्रक डाउन कर दिया, खत्म एकदम, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट आज भी अरेस्ट करती है अंडर दिस ड्रैकोनियन प्रोविजन। समझ रहे हो आप कि सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया लेकिन आज भी अरेस्ट चल रहे हैं। तो इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, डेफिनेटली अवेयरनेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी इसको, चीज को लेकर के, ठीक है। तो ये था लेसन हमारा, जो कि श्रेया सिंगल केस था वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का। नेक्स्ट लेसन में हम देखेंगे शायरा बानो वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। बहुत बहुत बढ़िया केस है वो, तो ट्रिपल तलाक से रिलेटेड है, मतलब समझने में बढ़िया मजा आएगा आपको, ठीक है। तो शायरा बानो केस, उसके अंदर हम शाह बानो की बात करेंगे। तो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज शेयर करें जितना भी हो सके और